क्या नक्सलियों की एक और एरिया कमेटी अपने हथियार डालने वाली है? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नक्सलियों का एक पत्र और सामने आया है। पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों का पुनर्वास पूरे देश में चर्चा का विषय बना है और बड़ी संख्या में नक्सली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 250 से ज्यादा की संख्या में नक्सली पुनर्वास कर चुके हैं और हथियार छोड़ चुके हैं। ऐसे में नक्सलियों का आज एक और पत्र सामने आया है और ये पत्र है उदंती एरिया कमेटी का और इसे लिखा है सुनील ने। इन सब के बीच जब ये पत्र सामने आया है तो लगातार सवाल आ रहा है क्या अब उदंती एरिया कमेटी भी नक्सलियों की वो अपने हथियार डाल देगी? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं संजय ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं सूर्यांश गौर और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। संजय भैया, नक्सलियों का पत्र सामने आया है और अब जब ये सामने आया तो बहुत चर्चा हो रही है कि क्या नक्सलियों का एक और एरिया कमेटी अब हथियार डाल देगा और वो भी पुनर्वास करेगा, मुख्य धारा में लौटने के प्रयास से जुड़ेगा। इस पत्र के बारे में बताएगा संजय भैया और ये भी बताएगा कि उदंती एरिया कमेटी क्या है। संजय भैया। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही हमारे गरियाबंद के साथी पुरुषोत्तम पात्र ने ये लेटर भेजा है जिसमें ये नक्सलियों का लेटर जो है ये उदंती एरिया कमेटी के सुनील ने लिखा है। हालांकि इसमें सुनील का पद क्या है इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सुनील ने भी उन्हीं बातों को दोहराया है जो बीते दिनों इतिहास बन गई। सबसे पहले पोलित ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल राव ने और उसके बाद टक्कापल्ली वासुदेव राव जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर थे और अबूझमाड़ में सबसे महत्वपूर्ण नक्सली थे, उन्होंने ये बात कही थी कि अब वक्त आ गया है कि हमें 50 सालों से चला रहा ये खून खराबा बंद करना चाहिए, हमें अपने हथियार नीचे रखने चाहिए और वापस मुख्यधारा में लौटना चाहिए। लेकिन सरकार और नक्सलियों दोनों ने ही इसे सरेंडर की जगह पुनर्वास कहा है, यानी कि सरकार और नक्सलियों के बीच कुछ बातों पर सहमति बनी। इसके बाद दोनों ने ही ये आपसी जो एक खून खराबी का दौर चल रहा था इसे बंद किया और शांति से देखिए इस पूरे मामले को ख़त्म करने की कोशिश की है। और इसका असर ये रहा कि एक ही झटके में सबसे बड़ा नक्सलवाद का केंद्र अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर कांकेर का इलाका ये नक्सल मुक्त घोषित हो गया। तो इसी क्रम में एक और लेटर सामने आता है। इस बार लेटर आया है गरियाबंद इलाके से। गरियाबंद इलाका क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। गरियाबंद जो इलाका है ये नक्सलियों के उड़ीसा स्टेट कमेटी का हिस्सा है। ये नक्सलियों के छत्तीसगढ़ के किसी स्टेट कमेटी का हिस्सा नहीं है। मैं आपको एक बार मैप के जरिए समझा दूँ क्योंकि मैप का बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये बस्तर का इलाका है जिसे नक्सली डीके एजिट से कहते हैं। जब आप ऊपर जाएंगे, माफ़ी चाहता हूँ मैं, जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा ये ग्रीन इलाका। ये ग्रीन इलाका जो है ये उड़ीसा स्टेट कमेटी जो उड़ीसा से लेकर कुछ झारखंड के हिस्सों तक में फैली हुई है। इसके अलावा आप जब यहाँ साइड बिल्कुल कोने में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का ऊपरी इलाका जो है वो भी नक्सलियों ने उड़ीसा स्टेट कमेटी में शामिल किया है। तो यही उड़ीसा स्टेट कमेटी जो है इसका हिस्सा है गरियाबंद और इसी के उदंती एरिया कमेटी के नक्सली ने ये लेटर जारी किया है। पुलिस की प्रोफाइल के आधार पर मैं बता देता हूँ कि उदंती एरिया कमेटी क्या है। ये उड़ीसा राज्य कमेटी का स्ट्रक्चर है। जब ये वीडियो चल रहा होगा तो इसे आप बेहतर तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र दिखा दीजिएगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ आपको धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीज़न नज़र आएगा जिसका सचिव जयराम था जो पिछले दिनों एक इनकाउंटर में मारा गया। सत्यम गावड़े भी एक इनकाउंटर में मारा गया। इसके नीचे आपको ईदा गांव एरिया कमेटी दिखेगी, उसका सचिव है सुनील और इसमें 6 सदस्य हैं। उसी के नीचे उदंती एलओएस भी आती है। तो अब ये जो लेटर है इसका मतलब ये है कि ये नक्सलियों के गरियाबंद क्षेत्र के ही उदंती क्षेत्र से जारी हुआ है जो ईदा गांव एरिया कमेटी के अंतर्गत आता है। पुलिस के प्रोफाइल के अनुसार ये इलाका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी इलाके में बीते दिनों हमने 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का इनकाउंटर देखा। चलपति जो नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर थे इसी साल की शुरुआत में उनका इनकाउंटर हुआ और अभी कुछ दिनों पहले मोडेम बालकृष्ण जो कि नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर थे वो भी इसी गरियाबंद इलाके में एक एनकाउंटर में मारे गए। ऐसे में ये इस इलाके में नक्सलियों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यही वजह है कि अब उदंती क्षेत्र के नक्सलियों ने ये कहा है कि हमें भी हमारे सीनियर लीडर्स वेणुगोपाल राव और टक्कापल्ली वासुदेव की तरह हथियार डाल देने चाहिए। जिस सुनील के बारे में बात हो रही है उसकी एक प्रोफाइल मुझे मिली है। ईदा गांव एरिया कमेटी में जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये ईदा गांव एरिया कमेटी है, इसका सचिव है सुनील। सुनील जो कि ईदा गांव एरिया कमेटी का सचिव है, साथ ही डीवीसी मेंबर है और इंसास लेके चलता है, साथ में टैबलेट रखता है, मोबाइल रखता है, वॉकी टॉकी रखता है, प्रिंटर रखता है, रेडियो रखता है। इसके बारे में एक खास बात जो नज़र आई सूर्यांश वो उस बारे में जिक्र करना चाहिए। ये हरियाणा का रहने वाला है, 2017 में आया है, पहले सुइनापल्ली एरिया कमेटी में था, एसीएम के पद पर कार्य कर रहा था। सितंबर 2020 से ईदा गांव एरिया कमेटी में आया है। इसका कद लंबा है, रंग गोरा है, शरीर मजबूत है, लेकिन इसकी कोई भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं है। तो इसी सुनील ने जारी किया है। उसने पत्र में जो लिखा है वो अगर आप पढ़ के बताएंगे तो हम इस बारे में आगे विस्तार से बात करते हैं। सूर्यांश। संजय भैया, इस पत्र में उसने लिखा है
सबसे पहले जो उसने शुरुआत की, वो शुरुआत ही बहुत मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा जिज्ञासु बना रहा है। उसने कहा है, "आप सब कॉमरेड कैसे हो? मेरे हिसाब से आप अच्छे होंगे। कॉमरेड, आप सब सभी कॉमरेडों से अपील है कि 16 अक्टूबर 2025 को सोनू दादा ने महाराष्ट्र में हथियारों के साथ 61 कॉमरेडों सहित सशस्त्र आंदोलन को विराम दिया है।" यानी ये भी मानता है कि ये आत्मसमर्पण नहीं है, सरेंडर नहीं है। और 17 अक्टूबर 2025 को बस्तर में रुपेश दादा उर्फ सतीश दादा ने हथियारों सहित, इनकी संख्या 210 थी, इन सभी कॉमरेडों ने सरकार को अपने हथियारों को सौंप दिया है। कॉमरेड बंद संघर्ष को विराम देने के लिए हमारे सोनू दादा ने बुकलेट जारी किया है कि आज की परिस्थितियों में सशस्त्र आंदोलन चलाना मुश्किल है। परिस्थितियां सशस्त्र आंदोलन के अनुकूल हैं, फोर्स का दबाव ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरह से क्रांति को चला सकते थे, उस तरह से क्रांति को नहीं चला पाए। सीसी सही समय पर निर्णय नहीं ले सके, यह गलती मानी। यानी ये भी मान रहा है कि जो शीर्ष स्तर के नक्सली हैं, बड़े नक्सली हैं, वो सही समय पर बदलाव नहीं कर सके और परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चल सके। इसलिए सभी कॉमरेड्स हथियार बंद को विराम देकर जन आंदोलनों के साथ रहकर जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। हमारी उदंती टीम गरियाबंद में सशस्त्र आंदोलन को विराम करने जा रही है, यानी कि हथियार सरकार को सौंपने के लिए सहमत है। आप सभी यूनिटों के साथ ही सशस्त्र आंदोलन को विराम देने के लिए आए। अभी हमारे पास मौका है, पहले हमें बचना है, उसके बाद संघर्ष आगे बढ़ा सकते हैं। सभी यूनिट, गोबरा का नाम लिया है, सीनापाली का नाम लिया है, एसडीके का नाम लिया है, सीता नदी का नाम लिया और अपील की है कि आप सोच समझकर सही फैसला लें, कहीं देर ना हो जाए। इसके अलावा इसने जो है कि रुपेश का समर्थन किया है, सोनू का समर्थन किया है और ये जनता से अपील की है कि इस लेटर को जल्दी से जल्दी बाकी कामरेडों तक भी पहुंचाएं और मोबाइल नंबर भी जारी किया है। संजय भैया, इस पत्र में जो मुझे सबसे ज़्यादा एक बार चीज़ लग रही वो ये है कि कहीं देर ना हो जाए, ऐसा पहली बार किसी पत्र में सामने आया है। ये लिखा गया है कि सही समय पर फैसला लें बाकी कॉमरेड और जो यूनिट है, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। इस देर हो जाने का क्या मतलब है संजय भैया? नहीं, देखिए, इस बात को वेणुगोपाल राव जी ने भी अपने पत्र में लिखा था। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अगर हम जल्द से जल्द इस हथियारबंद संघर्ष को बंद नहीं करते हैं, तो जो हमारे बचे कुछ साथी हैं वो भी इनकाउंटर्स में मारे जाएंगे। और उनके लेटर के जारी होने के कुछ दिनों बाद ही हमने देखा कि विकल्प और कोसा, जो उनके 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स थे, वो अभुजमाड़ इलाके में एनकाउंटर में मारे गए। तो इसी बात का जिक्र ये सुनील भी कर रहे हैं। सुनील कह रहा है कि अभी क्योंकि हमारे 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर, उसके अलावा 27 अन्य नक्सली जो है इस इलाके में एनकाउंटर में मारे गए हैं। ऐसे में अब हमारे पास वक्त है, अगर हम हथियार नीचे रख देते हैं, वापस मुख्यधारा में आते हैं और वहाँ बैठकर हम सशस्त्र आंदोलन को विराम देकर अपनी जो जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, जो लड़ाई हम जारी रख रहे हैं, उसे हम जारी रख सकते हैं, लेकिन कानूनी ढंग से। इसमें अब हथियारों का उपयोग नहीं होगा। ये एक बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर है सूर्यांश। ये नक्सली जो ये चाहते थे कि बंदूक के दम पे सत्ता हासिल करेंगे, वो नक्सली आज कहते हैं कि ठीक है, हमसे कुछ गलतियां हुई है, बंदूक के दम पे हो सकता है अब सत्ता हासिल नहीं की जा सकती हो। जनता की जिन मुद्दों को लेके ये बात अपनी बोलते आए थे, जल जंगल ज़मीन की बात जो ये करते आए थे, वो कह रहे हैं उसे हम जारी रख सकते हैं और इसके लिए अब बंदूक की आवश्यकता नहीं है। यानी 50 सालों में चारू मझधार और इन जो उस समय के जो सीनियर्स थे, जिन्होंने इस पूरे नक्सल संगठन को खड़े किया, उन्होंने जिस नीति के तहत इस संगठन को आगे बढ़ाया, आज नक्सली ये मानते हैं कि हमसे उसमें कुछ गलतियां हुई। इस बात को सुनील भी दोहरा रहा है कि जब हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए था, उस वक्त हमने बदलाव नहीं किया, यही वजह है कि हमें इतना नुकसान हुआ। इसके साथ ही इसने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। फिलहाल ये मोबाइल नंबर बंद है, 9329913220। इस नंबर पर फिलहाल कॉल नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है इस नंबर को 20 तारीख को शुरू करें, क्योंकि उसने एक और वायरलेस सेट का फ्रीक्वेंसी जारी की है 146/690 और दूसरी फ्रीक्वेंसी है 149/980। समय 12:30 20 तारीख को इसी सेट पर मिलना है। यानी वायरलेस सेट पर इन्होंने अपील की है कि जितने भी नक्सली हैं जो कि गोबरा, सीनापली, एसडीके और सीता नदी एरिया के हैं, यानी कि गरियाबंद की जितने भी एरिया कमेटी हैं, उनसे इसने अपील की है कि उसके सारे नक्सली जो हैं वो इस दिन वायरलेस सेट के जरिए जो है आपस में बात करें। अब 20 तारीख का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस दिन पुलिस भी इसी वायरलेस सेट के आधार पे, इसी फ्रीक्वेंसी के आधार पे नक्सलियों की इस बातचीत को सुनेगी। उन्हें ये पता चलेगा कि नक्सलियों के बीच आपस में क्या बातचीत हो रही है, क्या वहाँ भी हम इसी तरह बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों को जंगलों से निकलते देख पाएंगे। और जब वो जंगलों से बाहर निकलेंगे तो वहाँ भी हो सकता है कि हम इसी तरह का एक बड़ा पुनर्वास कार्यक्रम देखें। और इसके साथ एक बात साफ हो जाएगी कि पहले अभुजमाड़ का इलाका, फिर उत्तर बस्तर कांकेर का इलाका, अब गरियाबंद का इलाका जो है वो पूरी तरह से नक्सल हिंसा से मुक्त हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम फिलहाल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश देख रहा है।
इसमें शामिल होते हुए गरियाबंद भी अब नजर आ रहा है। सूर्यांश। संजय भैया, एक सवाल और आ रहा था मेरे मन में कि सोनू के पुनर्वास के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र एक तरीके से करीब करीब 90% से ज़्यादा नक्सल मुक्त हो गया, सिर्फ कंपनी नंबर 10 बची है, उसी तरह अगर उदंती एरिया कमेटी सरेंडर करती है तो हमें क्या जल्द ही फिर गणेश उइके का भी जो है इस तरीके से पुनर्वास देखने को मिल सकता है? क्योंकि वहाँ भी उसके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे वो सारे मारे जा चुके हैं और वही अकेला बड़ा है जो बहुत बचा है, जो बहुत बूढ़ा हो चुका है। तो अगर उदंती एरिया कमेटी भी करती है तो क्या उड़ीसा भी लगभग नक्सल मुक्त हो जाएगा संजय भैया? बिल्कुल, देखिए वहाँ जो सबसे प्रमुख नक्सली नेता है वो गणेश उइके ही है, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, साथ ही वो उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव भी है। जो उनके साथी थे मनोज उर्फ मोडेम बालाकृष्ण, वो इनकाउंटर में मारे गए। चलपति जो उनके बाद थे वो भी सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, वो भी इनकाउंटर में मारे गए। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण नक्सली थे जो DKSZC मेंबर थे, पांडू दादा, जिनके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो भी किया था कि बहुत महत्वपूर्ण नक्सली थे, वो मारे गए हैं। कार्तिक उर्फ दसरू जो है वो अभुजबाण में मारे गए थे। जयराम उर्फ गुड्डू मारे गए हैं। सत्यम गावड़े मारे गए हैं। तो ऐसे में लगभग जो उनकी टॉप लीडरशिप थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो गणेश उइके के पास ही बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके भी छुपने का जो स्थान था वो यही गरियाबंद का ही आसपास का इलाका था। ऐसे में जब इस इलाके की इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करेंगे तो इस तरह के बड़े नक्सलियों के लिए सुरक्षा से लेकर उनकी लोकेशन आउट होने का खतरा बढ़ जाता है। ये नक्सली जब बाहर निकलेंगे तो अपने साथ नक्सल संगठन से जुड़ी जानकारियाँ लेके निकलेंगे, तो हो सकता है वो ये भी बताएं कि गणेश उइके कहाँ है, उसके साथ कितनी टीम है, कितनी उसकी संख्या है, उनके पास लड़ने की कितनी क्षमता है, वो किस इलाकों में घूमते हैं। तो ऐसी जानकारियों से वो पकड़ में आ सकते हैं। यही वजह है कि आने वाले समय में हम उड़ीसा स्टेट कमेटी में भी बड़े इनकाउंटर्स या फिर सरेंडर्स जो हैं वो देख सकते हैं। सूर्यांश। तो भैया कुल मिलाकर अब हमें जल्द ही 20 तारीख की जैसे एक बार और डेडलाइन आई है, तो जैसे 15 की तारीख की जो डेडलाइन आई थी उस पर बड़ा पुनर्वास देखने को मिला, तो उस तरह हो सकता है कि 20 तारीख की डेडलाइन पे भी बड़ा पुनर्वास देखने को मिला। और नक्सलियों का अब मुझे लगता है कि पूरा भरोसा हो गया है कि हाँ, हम अगर हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का प्रयास करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बचेगी और हमारा जो बाकी जीवन है वो अच्छे से गुजरेगा। तो संजय भैया, बहुत अच्छी चर्चा हुई है इस पत्र पर, और इस पत्र की जितनी बारीकियाँ थी, ये क्यों खास है और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसके क्या मायने, सब कुछ आपने विस्तार से बता दिया है। और 20 तारीख को अगर कोई बड़ा पुनर्वास हमें देखने को मिलता है या कुछ बहुत बड़ा होता है तो उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस चर्चा के लिए संजय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।